छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 10वीं के अध्याय 2 भारत के संसाधन पार्ट 2 कृषि, फसलें, खनिज और शक्ति के साधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान युग में कृषि शब्द का व्यापक अर्थ है और इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं अपितु वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी सम्मिलित किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती जो भिन्न भिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित करती हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग कृषि योग्य है और सौभाग्यवश भारत में 51% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में कहीं कहीं तो 3 प्रकार की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। भारत के क्षेत्रफल के अनेक भाग को सिंचित करना संभव है। वह चीन के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के बराबर है। देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र की आजीविका प्राप्त करता है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलें और 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शुद्ध और राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा 56.1% है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान, ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है और ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस पार्ट से अधिकतम 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसके 3 पॉइंट याद करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। कृषि हमारी प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती और पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान एवं योगदान निम्न रूप में देखा जा सकता है। भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। भारतीय कृषि से लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण होता है और कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांवों में कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। छोटे मोटे उद्योग धंधों में भी लगे हुए हैं। यानी कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं छिपी हुई है। देश में वस्त्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे ही कपास है, जूट है और रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी, वस्त्रों का निर्माण, चमड़ा उद्योग आदि कृषि की ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है और वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल और चीनी, तंबाकू आदि उद्योग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार से हमें इसके 3 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के 3 योगदान हमें प्राप्त हुए, जो आपको अपने दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर है। आपको इसको अपने उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण करती है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट और संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि भी प्राप्त होते हैं और खाद्य पदार्थों की प्राप्ति एवं पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है, जीवन कृषि पर निर्भर करता है और जहाँ कृषि लाभदायक नहीं वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। संक्षेप में भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधारशिला है। भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसकी सफलता अथवा विफलता का प्रभाव देश के खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक विदेशी व्यापार और यातायात के साधनों तथा राष्ट्रीय आय या प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही महत्व मानव जीवन इसलिए कहा गया है कि मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही महत्व भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का है।
भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें मौसम के आधार पर और अध्ययन की दृष्टि से। तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, और अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर है, खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर लिखिए। और ये क्वेश्चन भी IMP है, ये 3 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो खरीफ की फसल में अंतर, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में और जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है, खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलों के आप नाम लिख दीजिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। उसी प्रकार से आती है रबी की फसलें। रबी की फसलें जब खरीफ की फसल कट जाती है तब रबी की फसल बोई जाती है, मतलब ऐसी फसलें जो शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि। ये रबी की फसलें हैं। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर आपको 3 पॉइंट में याद करना है और अपने उत्तर पुस्तिका में इसे भी लिखना है। फिर आती हैं जायद की फसलें, ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती है। इसमें सब्जियां, हरे चारे आदि आते हैं। खाद्यान्न फसलें, अभी हमने देखा था अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकार की फसलें हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न फसलें वे फसलें हैं जो हमें भोजन के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती, जैसे कि चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का। और नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो हमें नगद रूप में हमें रुपया प्रदान करती है, हम उसे बेच करके नगद पैसा प्राप्त करते हैं, जैसे कपास है, जूट है, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। ये फसलें हैं नकदी फसलें कहलाती हैं, जिनसे हमें व्यापार की दृष्टि से हम इन्हें उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में फसलों के बारे में और कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इसके बारे में अध्ययन किए। अगले पार्ट में अपन लोग फसलों के बारे में, कौन सी फसल कहाँ सबसे अधिक उत्पन्न होती है और भारत में किस प्रदेश में कौन सी फसल का सबसे अधिक उत्पादन और प्रथम स्थान किस प्रदेश का है, इसके बारे में अगले वीडियो में अपन देखेंगे।